गुड इवनिंग बच्चों आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़ कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या प्रभाव पड़ता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। देखो होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया जैसे में कि हम लोग अपना दैनिक जीवन में हर दिन क्या करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का यूज देखते हैं। जैसे जब हम लोग भोजन खाते हैं, क्या करते हैं, जब हम लोग भोजन करते हैं तो जब भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। यह भी एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। यह भी क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। और हम लोग क्या करते हैं कि और हम लोग दूध से दही बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दूध से दही बनाते हैं। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो इस क्लास में सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। बता दिए कि कोई भी प्रक्रिया होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। हमेशा क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें होता क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले, क्या हो सकता है, कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? नए पदार्थ का निर्माण करता है। अगर नए पदार्थ का वह निर्माण कर रहा है तो हम कहेंगे कि जो उसको क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे मानते हैं कि कोई पदार्थ ए है। क्या है? कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी के साथ यह मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। कौन सा पदार्थ का? एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। उसका नाम हो जाएगा क्या चीज़, ए बी। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है कि कोई एक पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलेगा। क्या होगा कि हमेशा इसमें देखना कि वह पदार्थ क्या होगा कि अकेले रह सकता है। क्या हो सकता है कि अकेले रह सकता है या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर वह हमेशा क्या होगा, नए पदार्थ का निर्माण करेगा। वह क्या करेगा, नए पदार्थ का निर्माण करता है। अगर वह नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है तो हम कहेंगे क्या चीज़, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब भी कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो हमेशा नए पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करता है? नए पदार्थ का वह हमेशा निर्माण करता है। तो चलिए अब हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। सो चलिए इसका डेफिनेशन क्या है से समझते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले, क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और डेफिनेशन को देखते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कोई पदार्थ, पहले बोले क्या चीज़ कि कोई पदार्थ ए है। क्या है? कोई पदार्थ ए है, वो क्या करता है कि किसी दूसरे पदार्थ बी के साथ अगर मिलता है तो वह पदार्थ जो है वह सी भी बना सकता है और पदार्थ डी भी बना सकता है। कहने का मतलब है कि वह तो एक पदार्थ भी बना सकता है, चाहे एक से अधिक पदार्थ भी बना सकता है। क्या कर सकता है? या एक से अधिक पदार्थ बना सकता है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि वह सिर्फ और सिर्फ एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा। और जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसका गुण क्या होगा कि जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसका गुण पुराने वाले पदार्थ से क्या होगा, अलग होगा। क्या होता है? अलग होता है। तो जब भी हमेशा नए पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसका गुण अलग होगा। तो वही लिखा गया है इसमें। ठीक है ना। कि जब कोई पदार्थ, क्या है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर
एक या एक से अधिक नए गुण वाले, क्या लिखा हुआ है, नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है। देखो यहाँ पर यह नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब नया पदार्थ बन रहा है। जब नया पदार्थ बन रहा है तो उसमें हम क्या बताएं कि वहाँ पर यह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जैसे यहाँ पर यह देखो क्या है, सो एक H2 है, क्या है, H2 है और एक Cl2 है। ये दोनों मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, क्या है, तो HCl है, क्या है, HCl है। देखो इसका गुण समझते हैं क्या एक चीज़ की, क्या देखो ये H2 है और ये क्या है, Cl2 है। ये दोनों अब आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl बनाता है। अब देखो ये H2 को देखते हैं तो ये क्या है, ये गैस है। इसको भी देखते हैं तो ये भी क्या है, ये गैस है। लेकिन जो बनता है उसको देखते हैं तो ये क्या है, ये लिक्विड है। क्या है, ये लिक्विड है। ठीक है ना। तो देखो ये नए गुण बनाया, सबसे पहला नंबर बात तो क्या है कि नया पदार्थ का निर्माण कराया। इसका गुण देखो, इसका गुण पहले क्या था, गैस था, और ये जो नया पदार्थ बनाया उसका गुण क्या हो गया, लिक्विड आ गया। इसका मतलब कि गैस से किस में चला गया है, द्रव में चला गया है। तो गुण में परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं मिला। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशन को देख लेते हैं। किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ठीक है ना। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, देखो वह अकेले भी निर्माण कर सकता है चाहे किसी अन्य पदार्थ के साथ भी मिलकर निर्माण कर सकता है। हमेशा नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा। क्या करेगा वह, हमेशा जो है वह नए गुण वाले पदार्थ का क्या करता है, वह निर्माण करता है। चलिए अगला स्लाइड पे चलते हैं। अगला आता है अभिकारक। क्या होता है, अभिकारक। पहले समझते हैं कि अभिकारक होता क्या है। जैसे देखो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इनमें जैसे मानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या है कि H2 है, क्या है, H2 है और O2 है। ये दोनों मिलता है तो क्या बनाता है, H2O बनाता है। क्या बनाता है, H2O बनाता है। देखो इसमें अगर हम बोले कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले दो पदार्थ भाग में लिया है। क्या क्या गो पदार्थ भाग लिया है, दो गो पदार्थ। एगो तो है क्या चीज़ कि एगो है हाइड्रोजन और एगो है ऑक्सीजन। ये दोनों पदार्थ जो है वो क्या किया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। जब ये भाग लिया है तो एक नया पदार्थ का निर्माण किया है। क्या किया है, ये नया पदार्थ का निर्माण किया है। ठीक है ना, क्या है कि ये नया पदार्थ का निर्माण किया है। ठीक है ना। क्या हुआ है से देखो, पहले H2 क्या किया, भाग लिया, फिर इसके साथ कौन आया, O2 आया। ये दोनों मिल के क्या बनाया, एक H2O बनाया। क्या बनाया, H2O बनाया। अब ये दोनों तो क्या हुआ है कि भाग लिया है। अभिक्रिया में क्या किया है कि ये H2 और O2 क्या किया है, भाग लिया है। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे कहते हैं हम लोग अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जो पदार्थ क्या करता है कि भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, चाहे उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं, चाहे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, क्या है कि प्रतिफल कहते हैं चाहे उत्पाद कहते हैं। जैसे देखो एक है क्या चीज़ कि एक भाग लेता है क्या चीज़, H2 और प्लस इसमें Cl2। अगर ये भाग लेता है तो ये HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl बनाता है। तो इसमें अभिकारक कौन हो जाएगा, इसमें H2 भाग लिया है और Cl2 भाग लिया है तो ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। और जो पदार्थ बनता है, बना कौन है, HCl बना है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में जो बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए यही लिखा हुआ है इसमें। क्या लिखा हुआ है से देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, क्या करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। यहाँ पर यह देखो, यहाँ पर यह दो है, एक HCl है और एक HCl बनाया है। ठीक है ना, सॉरी क्या है कि H2 भाग लिया है और HCl भाग लिया है और इसमें बनाया कौन सा पदार्थ को है,
HCl को बनाया है। इसमें हम लोग अभिकारक किसको कहेंगे? तो अभिकारक जो है हम इसको कहेंगे, किसको कहेंगे? HCl और सॉरी H2 और HCl को क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? HCl और H2 को अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएगा? ये दोनों कहलाएगा अभिकारक। क्या कहलाएगा? ये दोनों कहलाता है अभिकारक, ठीक है ना। क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। तो याद होगा कि अभिक्रिया में क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अगला क्या है? अगला देखो, अभी अगला है प्रतिफल है। क्या है? प्रतिफल है। तो प्रतिफल में क्या बताया तुम लोग को कि जो पदार्थ बनता है, क्या करता है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ क्या करता है? बनता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल। देखो, जब H2 और O2 क्या किया? अभिक्रिया करा था, क्या बनाया था? H2O बनाया था। तो ये दोनों तो अभिकारक कहला गया। क्या होगा? ये दोनों तो क्या होगा? अभिकारक कहला गया। लेकिन बना कौन? तो H2O बना है। कौन बना है? H2O बना है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रतिफल। क्या कहते हैं? प्रतिफल। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को सॉरी क्या हो गया है यहाँ पर? यह टाइपिंग मिस हो गया है बच्चों। देखो यहाँ पर यह क्या है कि प्रतिफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह थोड़ा सा गलती हो गया है तो इसको ठीक कर देते हैं। इसको क्या हो जाएगा? अभिकारक नहीं होके यह हो जाएगा क्या चीज़? यह हो जाएगा प्रतिफल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? प्रतिफल हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सही करते हैं। यहाँ पर यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर यह हो जाएगा प्रतिफल। क्या हो जाएगा? प्रतिफल, ठीक है ना। क्योंकि जो अभिक्रिया के बाद में क्या होता है कि जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। तो अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनेगा उसे हम लोग कहेंगे प्रतिफल, ठीक है ना। अभिक्रिया के फलस्वरूप के बाद देखो कोई ना कोई तो नया पदार्थ ही बनेगा। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनेगा। जब नया पदार्थ बनता है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं? उसको प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। देखो इसमें क्या हुआ कि H2 और Cl2 भाग लिया है, बनाया है किसको? तो HCl को बनाया था। इस HCl को हम लोग क्या कहेंगे? इस HCl है, इसको क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, ये दो कंसेप्ट समझ में आए तो इस पर जो है वो बिहार बोर्ड देखो पूछा हुआ है 2025, अभी ही हाल में एग्जाम हुआ है। उसमें पूछा है क्या चीज़ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। क्या है कि 2025 के सेकेंड सीटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो अभी अभी हम लोग ने पढ़े क्या चीज़ कि उसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसको कहते हैं? जो नए पदार्थ बनता है। क्या होता है? जो नए पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रतिफल है, ठीक है ना। देखिए अभी हाल ही में यह पूछा हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला आता है रासायनिक समीकरण। अगला क्या है? उससे पहले है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होता है। क्या होता है? कुछ रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होता है। देखो बच्चों, होता क्या है कि जब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें हम लोग को कुछ विशेषता देखने को मिलता है। क्या होता है? कुछ विशेषता देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्या है? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। क्या देखते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, ठीक है ना। इसकी देखते हैं क्या चीज़ की विशेषता। होता क्या है से देखो,
रासायनिक अभिक्रिया होता है, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि सबसे पहला गैस की उत्पत्ति होता है। क्या होता है? गैस की उत्पत्ति होता है, ठीक है ना। सबसे पहला क्या है कि गैस की उत्पत्ति, इसका कहने का मतलब होता क्या है कि गैस का निर्माण होता है। क्या होता है? गैस की उत्पत्ति होता है। इसमें होता क्या है कि कुछ अभिक्रिया होता है, उसमें क्या होता है? गैस का निर्माण होता है। जैसे देखो बताते हैं तो लोग को कि एक अभिक्रिया होता है क्या चीज़ कि CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3। जब इसको हम लोग गर्म करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में बनता है CO2 बनता है। तो बच्चों हम इतना उम्मीद करते हैं कि तुम लोग जानते होगे कि CO2 क्या होता है। ये CO2 क्या है? ये CO2 गैस है, ठीक है ना। ये क्या है? गैस है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ अभिक्रिया में क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। उसमें हम लोग को क्या मिलता है? गैस के बारे में जानकारी होता है कि इस अभिक्रिया से क्या हुआ है? गैस का निर्माण हुआ है। तो यही है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता कि कुछ अभिक्रिया में हम लोग को क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति होता है, उसके बारे में हम लोग को क्या होता है? पता चलता है। चलिए अब दूसरा विशेषता क्या है? दूसरा विशेषता है क्या चीज़ कि अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा क्या है? अवस्था में परिवर्तन है। अब देखो अवस्था क्या होता है बच्चों, आप लोग 9th क्लास में पढ़ा होगा अवस्था में परिवर्तन। पहले लिख देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगला क्या होता है, देखो तुम लोग 9th क्लास में पढ़े होगे कि जो अवस्था 3 रूप में होता है। क्या होता है? जो पदार्थ की जो अवस्था होता है, क्या होता है? पदार्थ की जो अवस्था होता है, क्या होता है? पदार्थ की अवस्था। यह कै गो होता है? यह 3 गो होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है ठोस। पहला क्या होता है? ठोस। दूसरा क्या होता है? द्रव। दूसरा क्या होता है? द्रव। और तीसरा क्या होता है? गैस। क्या होता है? गैस। तो इसी को क्या कहते हैं? अवस्था कहते हैं। तो कुछ अभिक्रिया में होता क्या है कि अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? कुछ अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन होता है। जिसे अभी अभी तुम लोग को समझाए हैं कि एक H2 मिलता है और एक क्या मिलता है? O2 मिलता है। यह बनाता क्या है? तो H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। अब देखो इसमें है क्या चीज़, इसमें H2 क्या है और O2 क्या है? क्या है? ये दोनों गैस है। क्या है? गैस है। H2 और O2 भी क्या है? गैस है। बट बना क्या चीज़ इसमें? देखो बच्चों बना क्या चीज़, यह जो बना है वो है क्या चीज़? यह क्या है? ये लिक्विड है। इसका मतलब कि यह क्या है? द्रव है। तो क्या है कि गैस मिल के क्या किया? एक द्रव का निर्माण किया। तो अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला कि नहीं मिला? और इसको ये रासायनिक अभिक्रिया ही ना हुआ है। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ कि 2 गो गैस मिल के एक क्या चीज़ का निर्माण किया? एक द्रव का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? द्रव का। देखो यहाँ पर ये जो H2O है वो क्या है? द्रव है। O2 क्या है? गैस है। H2 क्या है? गैस है। भाग कौन लिया है? H2 और O2 भाग लिया है। दोनों मिल करके किसका निर्माण किया है? H2O का निर्माण किया है। तो जब H2O का निर्माण किया तो ये दोनों क्या था? गैस था। बना किसका? तो यह बना द्रव। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवस्था में परिवर्तन। तो ये 2 गो क्या हो गया होगा? समझ गए होंगे। चलिए तो अब तीसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तीसरा क्या होता है कि रंग में परिवर्तन होता है। तीसरा क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। कुछ अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। जैसे देखो अगर कोई सेब आता है, क्या होता है? अगर सेब रहता है तो उसको हम लोग अगर काट देते हैं, क्या करते हैं? अगर उसको हम लोग काट देते हैं तो देखना कि उसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? भूरा जैसा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा कलर का हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो इस प्रकार से कुछ अभिक्रिया होता है। क्या होता है? कुछ अभिक्रिया होता है उसमें भी क्या होता है कि कलर में, रंग में परिवर्तन हो जाता है। जब हम लोग क्या करते हैं कि फेरस को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो हम लोग को क्या बनता है? FeSO4 और प्लस में Cu हो जाता है, ठीक है ना। ये जो होता है वो नीला कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? नीला कलर का हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि कुछ अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है? रंग में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे देखो ना कि सेब को काट करके हम लोग छोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि जो उसका रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। दूसरे भूरा कलर का नहीं हो जाता है। उसी प्रकार अभिक्रिया में क्या हो जाता है? उसका रंग में
परिवर्तन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, उसका रंग में परिवर्तन होता है। अगला है अपक्षेप का बनना। अगला क्या है, अपक्षेप का बनना। देखो अपक्षेप में होता क्या है कि देखो क्या है, अगला अपक्षेप का बनना। क्या है, अपक्षेप का बनना। इसमें होता क्या है कि अपक्षेप, अगर कोई भी अगर विलयन रहता है, क्या रहता है, अगर विलयन रहता है, देखो विलयन में अगर रहता है तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपक्षेप का निर्माण कैसे होता है से देखो, इसमें कोई विलयन जो रहता है उसमें एक ठोस पदार्थ पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ जो होता है वह पृथक हो जाता है। ठोस पदार्थ क्या हो जाता है, कोई अगर विलयन है तो उस विलयन में क्या हो जाता है, ठोस पदार्थ जो होता है वह पृथक हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि विलयन के रूप में यहाँ पर यह ठोस पदार्थ नीचे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के थ्रू में अगर इमेजिंग करना है, फील करना है, तो उसको देखो बच्चों, समझो क्या चीज़ कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि किसी पानी में अगर बालू को मिलाएंगे, क्या करेंगे, पानी में अगर बालू को मिलाएंगे तो क्या होता है कि नीचे बालू क्या हो जाता है, बैठ जाता है। तो वो जो बालू जो बैठा ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, अपक्षेप कहते हैं। तो कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें अपक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। कुछ अभिक्रिया ऐसा भी होता है जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है। अगला क्या है कि अगला है, एक मिनट बच्चों, तो देखो देखते हैं, अगला है ताप में परिवर्तन। अगला क्या है, ताप में परिवर्तन। तो चलो पहले इसको समझते हैं कि ताप में परिवर्तन क्या होता है ऐसे, ठीक है ना। ताप में परिवर्तन क्या होता है कि कुछ अभिक्रिया में क्या होता है कि ताप की आवश्यकता रहता है। क्या होता है, ताप की आवश्यकता रहता है, ठीक है ना। पहले लिख लेते हैं टॉपिक, ताप में परिवर्तन क्या होता है, ताप में परिवर्तन। ये क्या है, पाँचवा है। कुछ अभिक्रिया में क्या होता है कि ताप की आवश्यकता रहता है। क्या रहता है, ताप की आवश्यकता रहता है। उसमें हम लोग को क्या चाहिए, ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। कुछ अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है कि ऊष्मा की आवश्यकता रहता है। क्या रहता है, ऊष्मा की आवश्यकता रहता है। कुछ अभिक्रिया होता है उसमें ऊष्मा की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है ना। तो जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होता है, क्या होता है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी। यानी कि कुछ अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा की आवश्यकता रहता है। क्या रहता है, ऊष्मा की आवश्यकता रहता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जिसको ऊष्मा में की आवश्यकता रहता है उसको क्या कहते हैं, अब उसको कहते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना। सॉरी, उष्मा शोषी कहते हैं। कुछ अभिक्रिया होता है उससे क्या होता है कि ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ताप में परिवर्तन। जैसे कि कुछ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा कि उससे ताप रिलीज होगा। जैसे देखो चूना पत्थर जो होता है, चूना पत्थर को जब अगर हम हाइड्रोजन सॉरी क्या करते हैं, H2O के साथ मिलाते हैं, क्या करते हैं, चूना पत्थर CaCO3 होता है। क्या होता है, CaCO3। अगर इसको सॉरी बच्चों, ये नहीं होता है, ठीक है ना। चूना पत्थर होता है, क्या होता है कि चूना पत्थर होता है, ठीक है ना। अगर चूना पत्थर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग जल में मिलाते हैं, क्या करते हैं, जल में मिलाता है तो देखना कि जो वह गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है, हाथ जलने लगता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि उसमें होता क्या है कि जो ऊष्मा जो होता है वो उत्सर्जित होता है। क्या होता है, ऊष्मा उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ऊष्मा में, ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो चलिए इसको टॉपिक के रूप में देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है ना। देखो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता सबसे पहला क्या समझा है कि गैस की उत्पत्ति। सबसे पहला क्या था, गैस की उत्पत्ति था। क्या था, गैस की उत्पत्ति, ठीक है ना। अब गैस की उत्पत्ति में तुम लोग को बताएं कुछ अभिक्रिया में क्या होता है, गैस रिलीज होता है। दूसरा बताए थे अवस्था में, दूसरा क्या था, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। देखो बच्चों यहाँ नंबरिंग का क्या है, इधर उधर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या बताए थे, अवस्था में परिवर्तन। तीसरा था अपक्षेप का बनना। चौथा था रंग में परिवर्तन। उसके बाद क्या है, ताप में परिवर्तन। क्या है,
ताप में परिवर्तन है। तो रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग को यह जानकारी मिलता है। अगर किसी अभिक्रिया में जानकारी कहते हैं विशेषता होता है, ठीक है ना। इसमें अगर किसी अभिक्रिया में क्या हो रहा है, गैस का निर्माण हो रहा है तो पता चलेगा। किसी अभिक्रिया में अवस्था का परिवर्तन होता है सो किसी अभिक्रिया में अपक्षेप का बनना होता है, किसी अभिक्रिया में रंग का परिवर्तन होता है, किसी अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है, ठीक है ना। क्या होता है कि गैस की उत्पत्ति होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, अपक्षेप का बनना होता है, ताप में परिवर्तन होता है और क्या होता है कि रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। तो चलिए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। अगला टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। इससे पहले हम लोग सोचते हैं, पढ़ते हैं कि देखो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है, हम लिखते हैं बच्चों। अगर कोई आया है, ठीक है ना, एक मिनट बच्चों। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में एक हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, यह भाग लिया है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन है, क्या है, एक ऑक्सीजन है। यह दोनों अगर भाग लेता है तो कौन सा पदार्थ का निर्माण करता है, यह जल का निर्माण करता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये जल का निर्माण करता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बना कौन, तो जल बना। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, देखो इसका लेने वाले पदार्थ को क्या करेंगे, इसका तो कुछ ना कुछ सूत्र होगा। क्या होगा, सूत्र है कि नहीं है, बताओ जल्दी, सूत्र है कि नहीं है। तो सूत्र है, क्या है, तो H2 है। ऑक्सीजन का सूत्र है कि नहीं है, हाँ है। तो कौन है, तो O2 है। अब बताओ ये जल का सूत्र नहीं है, हाँ है। कौन है, तो H2O है। तो बताओ हम पहले क्या किए कि इसको वर्ड में लिखे, या क्या लिखे, शब्द में लिखे। तो यह शब्द में नहीं लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि शब्द में नहीं लिख के सूत्र में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सूत्र में लिखते हैं। ये जो सूत्र होता है उसी में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन भाग लिया है पदार्थ से, देखो हाइड्रोजन लिया है और ऑक्सीजन लिया है। भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में, किस रूप में लिखेंगे, संकेत एवं सूत्र के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे कि अगर उसको हम लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई पदार्थ क्या किया है, भाग लिया है। भाग ले रहा है तो हम लोग उसको संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखेंगे, तभी जाकर के क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। जैसे देखो यहाँ पर यह लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि देखते हैं, यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों के रूप में निरूपित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो बताओ बच्चों, ये जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, क्या यह रासायनिक समीकरण है, तुम ही लोग बताओ कि क्या यह रासायनिक समीकरण है। ये जो लिखा हुआ है इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे, तो नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि यह जो है वह शब्द में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, शब्द में लिखा हुआ है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग किस में लिखते हैं, संकेत में लिखते हैं और सूत्र में लिखते हैं, उसी को क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, इसका रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमको वर्ड की आवश्यकता नहीं है। हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, हमको वर्ड की आवश्यकता नहीं है, हमको सूत्र और संकेत की आवश्यकता है। क्या है, सूत्र और संकेत। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होता है, H2 होता है, प्लस ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। अगर दोनों मिलता है तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो हम लोग इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो समझ गए होंगे कि क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों के रूप में निरूपित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लिया, हाइड्रोजन। कौन भाग लिया है, हाइड्रोजन भाग लिया है। बनाया कौन कौन है, और ऑक्सीजन भाग लिया है। बना कौन कौन है, जल बना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, संकेत में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संकेत में लिखेंगे। और किस में लिखेंगे, इसको संकेत में ही लिखेंगे, ठीक है ना बच्चों। संकेत में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक
समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है? संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है ना? क्या होता है? संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है ना? देखो ये होता क्या है, जैसे हम एक अभिक्रिया अभी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या बनाता है? H2O बनाता है। इसमें होता क्या है कि देखो संतुलित और असंतुलित जानेंगे कैसे। देखो ये जो तीर का निशान है, ये क्या है? ये तीर का चिन्ह है। ठीक है ना? तीर के चिन्ह को इधर वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? बायां पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? बायां पक्ष। और इधर वाला को कहते हैं दायां पक्ष। ठीक है ना? तो ये पूरा को क्या कहते हैं? अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं कि क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना? तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दायां पक्ष, ये दोनों क्या कहलाता है? दायां पक्ष और बायां पक्ष में परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखो जैसे क्या है? H2 और प्लस क्या है? O2, ये दोनों बना है तो H2O का निर्माण करा है। अगर हम इधर देखते हैं तो इधर क्या है कि हाइड्रोजन का संख्या और ऑक्सीजन का संख्या किधर? तो बायां पक्ष में। किधर में? बायां पक्ष में देखते हैं। ठीक है ना? और इधर क्या है? इधर दायां पक्ष है। ठीक है ना? इधर देखते हैं कि बताओ इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या एगो है? ये वाला क्या एगो है? 2 है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। ऑक्सीजन की संख्या क्या है? तो ऑक्सीजन की संख्या 2 है। इधर देखते हैं तो इधर में क्या है कि इधर में हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। इधर में ऑक्सीजन की संख्या कितना है? तो 1 है। अब बताओ दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन का बराबर है बट ऑक्सीजन का बराबर नहीं है। क्या है? हाइड्रोजन का बराबर है, ऑक्सीजन का बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं कहेंगे। क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होगा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे? जिस अभिक्रिया का दायां पक्ष क्या हो जाएगा? जिस अभिक्रिया में दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या हो जाना चाहिए? परमाणुओं की संख्या क्या हो जाना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? अब इसको संतुलित करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे 2 लगाते हैं। अब इसमें अगर देखेंगे कि ये संतुलित है कि नहीं वो चेक करेंगे तो देखो इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितना है? 2 है। इधर देखते हैं तो क्या है? देखो हाइड्रोजन की संख्या इधर भी कितना था? 4 हो गया। ठीक है ना? और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया? इधर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया। तो अब देखो एगो के संतुलित किए तो दूसरा बिगड़ गया। क्या हो गया? जैसे ही अगर हम देखते हैं कि अगर हम क्या है कि ऑक्सीजन को संतुलित किए तो हाइड्रोजन क्या हो गया? बिगड़ गया। तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करना है तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन के आगे क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर यह दोनों तरफ क्या हो गया? संतुलित हो गया। ठीक है ना? तो अब देखो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं? तो देखते हैं क्या है कि देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर यह है संतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर क्या है कि समीकरण के दोनों ओर, इसका मतलब कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ओर क्या होना चाहिए? तत्व की परमाणु संख्या क्या हो? समान हो। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इधर देखो क्या है? हाइड्रोजन है और इधर क्लोरीन है। इधर बना है तो 2HCl बनाया है। तो इसमें देखते हैं कि दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है। तो हाइड्रोजन की इधर क्या है? तो इधर 2 है। क्लोरीन की इधर क्या गो है? तो इधर भी 2 है। इधर देखते हैं देखो हाइड्रोजन क्या गो है? इधर भी 2 है। और क्लोरीन क्या गो है? इधर भी 2 है। तो इधर देखो दोनों ओर क्या है? यहाँ पर यह देखना कि यहाँ पर यह लिखा हुआ है दोनों ओर। क्या है? यहाँ पर यह लिखा हुआ है दोनों ओर। ठीक है ना? क्या है कि जो यहाँ पर यह जो है जो भी है वो लिखा हुआ है दोनों ओर तत्व की
परमाणु संख्या समान होना चाहिए। यानी कि दायां पक्ष में भी क्या है कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों में क्या होना चाहिए, दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों में तत्व की जो परमाणु संख्या है, क्या है, तत्व की जो परमाणु संख्या है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तत्व की जो परमाणु संख्या वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें बराबर है, इधर कैगो हाइड्रोजन, 2 गो, इधर कैगो हाइड्रोजन, 2 गो, यहाँ भी देखते हैं तो 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो क्लोरीन है। ठीक है ना। तो दोनों उधर देखते हैं कि तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो क्या है, वह बराबर है। तत्वों की जो परमाणु संख्या है यह बराबर है। ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, रासायनिक, इस समीकरण को क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, परमाणु की संख्या बराबर है। क्या है, दोनों तरफ क्या है, परमाणु की संख्या क्या है, बराबर है। अगला टॉपिक क्या है से देखते हैं। हाँ, अगर जिधर बराबर नहीं होगा परमाणु की संख्या उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या लिखा हुआ है से देखते हैं। वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर सभी तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या हो गया कि वैसा समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व की परमाणु संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ भी क्या हो गया है, यहाँ भी टाइपिंग मिस हो गया है, यहाँ असंतुलित के जगह पर संतुलित लिखा गया है। ठीक है ना। तो इसको सही कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे किसको, जिसमें दोनों पक्ष के परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, दोनों तरफ परमाणु संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो एक लिखे थे H2 और प्लस में O2, अगर इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं H2O तो इसको हम कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इसी H2 को लिख देंगे 2H2 प्लस O2 और लिख देंगे 2H2O। क्या लिखेंगे, 2H2O। तो इसको कहेंगे क्या चीज़, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिकरण। चलिए इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन जो पूछा है हाल ही के एग्जाम में, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है कि संतुलित समीकरण संतुलित है। क्या है, समीकरण संतुलित है। तो देखो इसमें देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन में देखते हैं कि देखो दायां पक्ष में मैग्नीशियम का एगो है तो मैग्नीशियम एगो है, ऑक्सीजन का एगो है तो 2 गो है। दायां पक्ष में देखते हैं, बायां पक्ष देख लिए तो दायां पक्ष में क्या है, मैग्नीशियम का एगो है, एगो है, ऑक्सीजन का एगो है, एगो है। तो यहाँ देखो, यहाँ दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर है। यहाँ पर या तो बराबर है, क्या है, यहाँ पर या तो बराबर है, बट देखो ऑक्सीजन का बराबर है, ऑक्सीजन का बराबर है नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में है कि देखो बायां पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या कितना है, तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है। सल्फर की संख्या कितना है, तो सल्फर की संख्या 1 है। और जिंक की संख्या कितना है, तो जिंक की संख्या 1 है। और बचता है एगो कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है। उसी प्रकार अब दायां पक्ष में देखते हैं तो जिंक की संख्या 1 है, सल्फर की भी संख्या 1 है, ऑक्सीजन की भी संख्या 1 है और हाइड्रोजन की भी संख्या कितना है, 2 है। अब यहाँ देखते हैं कि दोनों तरफ में बराबर है कि नहीं। तो ऑक्सीजन क्या है, बराबर है। ऑक्सीजन क्या है, बराबर है। हाइड्रोजन भी क्या है, बराबर है।
सल्फर भी क्या है, बराबर है, और जिंक भी क्या है, बराबर है। तो देखो जो भी बराबर हो जाता है दोनों पक्ष में तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से संतुलित कौन है, ठीक है ना। तो संतुलित कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम सीखते हैं, इसी ऑप्शन के माध्यम से सीखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं। सो ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं, क्या है, सबसे पहला है क्या है कि MgO2 और बनाता क्या है, Mg ऑक्साइड। क्या बनाता है, Mg ऑक्साइड। अब देखो दोनों तरफ के परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या होता है कि पहले बना था कौन था, Mg, ये क्या था O2, और ये क्या बनाया था, Mg ऑक्साइड बनाया था। तो इसमें क्या था कि Mg की परमाणु संख्या बराबर था, बट बराबर किसका नहीं था, यहाँ देखते हैं Mg की परमाणु संख्या क्या गो है, इधर एगो है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या इधर क्या गो है, 2 गो है। अब इधर देखते हैं कौन सा पक्ष में, दायां पक्ष में देखते हैं तो इसका एगो है और ऑक्सीजन का क्या गो है, एगो है। हमको बराबर किसका करना है, ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो ऑक्सीजन के हम अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे तो अगर यहाँ पर यह 2 लगाते हैं तो कौन बिगड़ जाएगा, मैग्नीशियम भी बिगड़ जाएगा। तो मैग्नीशियम को भी क्या करना होगा, 2 गो बनाना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 से गुना हो जाएगा तो मैग्नीशियम 2 गो हो जाएगा। तो देखो एक को बनाया तो दूसरा बिगड़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर यह देखो इसको अगर सही किए तो ये क्या हो गया, 2 गो हो गया। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको कि बायां पक्ष में क्या करना होगा, बायां पक्ष में भी 2 लगा देना पड़ेगा। देखो कुछ बच्चे करते हैं क्या चीज़ कि इसके बेस में यहाँ पर यह 2 लगा देते हैं, जो कि ये सरासर क्या है, गलत है। यहाँ नहीं लगता है, चूँकि यहाँ लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब यहाँ देखते हैं क्या चीज़ कि जो दोनों तरफ जो भी है वो बराबर हो गया है। क्या हो गया है, दोनों तरफ परमाणु की संख्या देखो बराबर हो गया है, इसमें भी और इसमें भी है। तो इसको क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो जाएगा, Mg + O2। जब यह होता है तो बनाता है क्या चीज़, Mg ऑक्साइड। संतुलित करने के लिए इसमें क्या करना होगा, Mg ऑक्साइड के आगे 2 लगाना पड़ेगा और Mg के आगे 2 लगाना पड़ेगा। अब इस सिचुएशन में देखते हैं तो इसको क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण जो है यह संतुलित हो जाएगा। चलिए अगला क्या था, अगला ऑप्शन तो दूसरा था, तो यही तो हम लोग का आंसर था। तो ये तो क्या है, संतुलित है। अगला क्या है, FeCl2 है। क्या है, FeCl2, और Cl2 साथ बनाता है तो ये बनाता है क्या चीज़, FeCl3 बनाता है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है, FeCl2 अगर यह Cl2 के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है FeCl3 बनाता है। अब इसमें हम क्या गो है, 2 गो परमाणु, एगो Fe है, एगो Cl2 है। अब इधर इसको देखते हैं कि बायां पक्ष में परमाणु की संख्या Fe की क्या गो है, एगो है। Fe की क्या गो है, एगो है। बट क्लोरीन क्या गो है, क्लोरीन इधर 4 गो है। जब इधर 4 गो है तो उधर देखते हैं दायां पक्ष में देखते हैं Fe भी एगो है, क्लोरीन 3 गो है, ठीक है ना। तो बिगड़ कौन रहा है, तो क्लोरीन बिगड़ रहा है। तो क्या करते हैं कि अगर क्लोरीन के हम लोग क्या करेंगे, इसको संतुलित करने के लिए क्लोरीन की परमाणु संख्या क्या करना होगा, बराबर करना होगा, ठीक है ना। तो अगर क्लोरीन के बराबर करते हैं तो देखो अगर हम इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं, क्या करते हैं, 2 से अगर हम इसमें गुना करते हैं तो ऊपर में भी क्या करना होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि 2 अगर यहाँ लगाते हैं तो देखो ये जो 2 है क्या है, ये जो 2 है वो क्लोरीन के साथ भी गुना होगा और फेरस के साथ भी गुना होगा, जिसको Fe कहते हैं। तो गुना होगा तो यहाँ पर यह से ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर यह भी हो जाता है 2 हो गया। अगर यहाँ पर यह जैसे ही 2 लगाते हैं तो क्लोरीन की संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह भी बदल जाएगा। तो यहाँ से इसके साथ भी गुना होगा। यहाँ देखते हैं क्या होता है कि ये जो 2 है वो फेरस के साथ भी गुना होगा और क्लोरीन के साथ भी गुना होगा। तो यहाँ पर यह करते हैं तो क्या गो हो जाता है, फेरस तो 2 गो हो जाता है, बट क्लोरीन 2 दूना 4 और 2 गो ये है तो इसको 6 हो जाता है। तो क्लोरीन क्या गो हो जाता है, 6 गो हो जाता है, ठीक है ना। क्या गो हो जाता है, 6 गो हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा देखो इधर भी 6 हो गया और इधर भी क्या हो जाता है,
2 हो जाता है, ठीक है ना। तो इधर भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको हम लोग संतुलित करने के लिए क्या करते हैं कि जो FeCl2 है, ECl2 के साथ रिएक्शन करता है तो बना लेता है क्या चीज़, FeCl3 बना लेता है। तो हमको FeCl3 के आगे क्या करना है, 2 लगा देना है, और FeCl2 के आगे क्या करना है, 2 लगा देंगे तो ये क्या हो जाता है, अभिक्रिया जो है यह संतुलित हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग को देखना यह पड़ता है कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, क्या है कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है से, ठीक है ना। चलिए अगला स्लाइड पे देखते हैं कि क्या है, H2 + Cl2 है, क्या है, अगला है H2 प्लस में Cl2, अगर यह बनता है क्या चीज़ बनता है, तो HCl है, ठीक है ना। देखो पहले देखो क्या चीज़ कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है। इधर देखते हैं तो क्या है, H की संख्या कितना है, 2 गो है, क्लोरीन की संख्या क्या गो है, 2 गो है। उधर देखते हैं तो दोनों की संख्या क्या गो है, 1 गो है, दोनों की संख्या क्या गो है, 1 गो है। तो इतना ईजी है कि इसके क्या करेंगे कि इसके सामने सिर्फ क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और दोनों बराबर हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यह क्या करना होगा, 2 लगा देंगे और क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी था, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रकार से क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होता है। तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम लोग ने इस कक्षा में क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है ना। सबसे पहला पढ़े हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। अब देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है। कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करता है तो इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया से होने वाली जानकारी पढ़ें। तो उसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया से होने वाला जानकारी था कि गैस की उत्पत्ति होता है, अपक्षेप का बनना होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है और ताप में परिवर्तन होता है। उसके बाद हम लोग प्रतिफल और अभिकारक पढ़े थे। क्या पढ़े थे, अभिकारक क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। उसके बाद इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी किए थे कि 2025 के करंट में ही ये पूछा हुआ था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो हम लोग अच्छे तरह से देख लिए हैं कि उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अगला पर है रासायनिक समीकरण। शब्द में नहीं लिख के उसको संकेत और सूत्र में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, शब्द में नहीं लिख के इसको संकेत एवं सूत्र में लिखते हैं। तो इसको इस रूप में हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसको यह जो हो जाता है वह गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो रासायनिक समीकरण किसको कहते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है ना। ये संकेत एवं सूत्रों के रूप में लिखते हैं। तो अगला क्या था, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी कि दायां पक्ष का और बायां पक्ष का दोनों ओर का जो परमाणु की जो संख्या होता है वो बराबर हो जाएगा तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष की जो भी रहता है परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यह क्लास आपको कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।